बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी अपनी कंपेन चला रहे हैं। कल उन्होंने दौरा किया बनू का। ये दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, यहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी के कई वाक़यात भी हो चुके हैं, बल्कि कई एरियाज़ के अंदर लोगों का निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। इसको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ का सुहेल अफरीदी ने दौरा किया, बड़ी कामयाबी से वहाँ गए। बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था, लोगों में बहुत गुस्सा है, बड़ा जोश है और लोग बार बार डी चौक जाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाशें छोड़कर आए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको आइडिया है कि ये गजूर पश्तून है। तो वहाँ पे क्योंकि लाशें छोड़कर आए थे, वो वहीं वापस जाना चाहते हैं। जहाँ पे भी सुहेल अफरीदी जाते हैं या अलीमा खानम जाती हैं, तो लोग उन्हें बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम डी चौक जाना है, हमें डी चौक जाना है, डी चौक चलो। अब ये करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये हिकमत अमली तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ता पहले बताएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। सुहेल अफरीदी के लिए जो एक बड़ा मसला है ना, वो ये नहीं है कि लोग कितने चार्ज हैं, ये भी मसला नहीं है कि लोग निकलना चाहते हैं या नहीं। बड़ा मसला ये है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे और किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, और वो लोगों को कैसे कायल करेंगे कि सबको निकलना है। उसके लिए एक उम्मीद देनी पड़ेगी उन्हें लोगों को, क्योंकि मायूसी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है मीडिया के ज़रिए से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रोपेगेंडास के ज़रिए से और दीगर ज़राए से। उन्होंने काफ़ी मायूसी फैलाई है, जितना जुल्म और जबर किया उसके बाद फिर लोगों की हालत भी बड़ी पतली कर दी है महंगाई को बढ़ा के। तो लोग तो निकलना चाहते हैं, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो निज़ाम जो है वो हथियार फेंकेगा, और लोगों को यह भरोसा दिलाकर साथ अपने लेकर जाना, ये एक बड़ा टारगेट है सुहेल अफरीदी के लिए। देखिए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग जो माजी में कामयाब नहीं हुए, वो नहीं चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी कामयाब हो जाए, क्योंकि सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। लोग बड़े मकसद से तवज्जो हटा देते हैं और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक मिसाल है उर्दू में, जैसे कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए किसी और का ऊँट ज़िबा कर देना, यानी अपनी एक बोटी के लिए पूरा ऊँट ही मार देते हैं। और यही कुछ सियासत में होता है, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं है। अब ना सिर्फ सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबको इकट्ठा रखें, पार्टी के सारे लोगों को एक साथ शामिल करें, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखें बैक वक्त, क्योंकि कमांड उनके हाथ से गई तो मामला सुहेल अफरीदी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी दांव पे लगा हुआ है वो अब सुहेल अफरीदी का लगा हुआ है, किसी और का कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी ने की है। सारे लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लिहाजा सारा कुछ सुहेल अफरीदी का दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी सियासत, उनकी इज्जत, उनकी जिंदगी, हर चीज दांव पे लगी है, और उन्हें सारों को साथ लेकर भी चलना होगा और साजिशों से भी बचना होगा। पब्लिक को यकीन भी दिलाना होगा कि जब वो निकलेंगे तो इससे फर्क पड़ेगा, और ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि बड़े पैमाने पर लोग निकलकर उनके साथ चल पड़े। यहां जो जनूबी इजला है, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि लोग शिकवा करते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारी चेक पोस्ट है और हमें बार बार रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में भी आता है, यही मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है। और लोग बार बार कहते हैं कि जो कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे तलाशी की वजह से और रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से उनकी बड़ी तजलील होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं। फिर ये लोग बापर्दा लोग हैं, इनकी खवातीन बाज़ औक़ात साथ होती हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे माजी में मेरे एक दोस्त थे मिलिट्री में, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन जब इनके साथ होती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी को चेक किया जाए या कोई तलाशी ली जाए। ये उसे अपनी तौहीन समझते हैं। पश्तून और बलूच, इन लोगों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, तो जब आप कल्चर के साथ टकराते हैं तो फिर उसका रद्द अमल तो आता है। अब यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब जो कंटोनमेंट्स क्यों नो गो एरिया बने हुए हैं, यानी ये सड़कें उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बनाई है, ये हमने नाकों के लिए या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें नहीं बनाई। यानी इदारे अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि सड़कें बंद करके अपनी हिफाजत करें। पूरी दुनिया में इदारे अपनी हिफाजत करते हैं, सड़कें बंद किए बगैर भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया जाता है कंटोनमेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। तो सुहेल अफरीदी ने उस पर वार्निंग दी कि उन्हें ख़त्म किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पेशावर जाने से पहले ख़त्म किया जाए। उन्होंने कोर कमांडर से भी कहा कि ये ज्यादती है,
ये ज्यादती ना कीजिए। सड़कें हमने आवाम के लिए बनाई हैं, ये हमने नाकों के लिए नहीं बनाई, या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें हमने तामीर नहीं की। आवाम के पैसा है, आवाम पे लग गया, सड़कें बन गई तो लोगों को वो सहूलत लेने दें। देखिए ना, भारत ने अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए। भारत ने आज़ादी मिली और लगभग 7 दहाइयों तक उनके वहां पे कंटोनमेंट्स रहे। कंटोनमेंट मैं आपको बताऊं, ये वो इलाका होता है जो फौज के ज़ेरे कंट्रोल होता है, या उसको छावनी का इलाका कहते हैं, जहां पे फौजी निज़ाम चल रहा होता है, इसे कंटोनमेंट कहते हैं। यहां की सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारी चीज़ें फौज के कंट्रोल में रहती हैं, तो बेशुमार चीज़ें रहती हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी बाज़ों का जनरेट होता है। तो इंडिया ने तो अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए, और पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद एक नया कंटोनमेंट एरिया बन जाता है, नए लोगों को वहां पे खपा दिया जाता है, वहां से ज्यादा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कंटोनमेंट्स के अंदर कोई और मखलूक रहती है और बाहर कोई और मखलूक रहती है। यानी कंटोनमेंट्स के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही महफूज होने चाहिए जितना कि कंटोनमेंट्स के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं। कंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग भी सुर्ख है, उनके पास भी ग्रीन कलर का शनाख्ती कार्ड है, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, और जो कंटोनमेंट के बाहर रहते हैं वो भी आम पाकिस्तानी है। तो इनके लिए इतना फर्क क्यों है कि उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगाए जाते हैं, बड़े नाके लगाए जाते हैं और चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, और आम आदमी को वहां दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। कोयटा की मिसाल आपके सामने है। आपको अगर वहां दाखिल होना तो आपको बहुत पहले आगाह करना पड़ता है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बंदा कान पकड़ के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कंटोनमेंट्स वाली पाकिस्तान के अंदर ही गेम चल रही है। इंडिया ने तो इसको खत्म कर दिया। हमें भी एक जमहूरी मुल्क होने के नाते इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इंडिया हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में। हमें भी ये परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। नाज़रीन, आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं, और उनमें नए सूबों के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। अलग अलग किस्म के बिल्स भी आएंगे। ख़ास तौर पर मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो मक्का के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसमें 3 मुल्कों का भी एक दिफाई इत्तेहाद हुआ है, या दिफाई मुआहदा हुआ 3 मुल्कों के बीच में, उस मुआहदे के ऊपर भी करारदाद लाई जाएगी कि जनाब बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि करारदाद ये लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद लाने वाले ने भी मुआहदा नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना दिलचस्प बात। ये मुआहदे की तारीफ करो, इसके हक में करारदाद लेके आओ, ये हुक्म आ गया, हम तारीफ भी करेंगे, करारदाद भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। यानी अजीबोगरीब बात नहीं है आप, यानी मुझे कोई किताब दे दे और मुझे कहे जनाब इस किताब को पढ़े बगैर आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा तबसरा कर देना है, और मैं एक अच्छा सा तबसरा कर दूं इस किताब को पढ़े बगैर, तो ये तो बड़ी जहालत है। तो इसी तरह से ये मुआहदा पार्लियामेंट ने पढ़ा तो नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास इसकी कॉपी है, ना सेनेटर्स के पास इसकी कॉपी है, ना इसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी। वो आदमी लगभग 8 महीने हो गए अब वो कैद तन्हाई गुजार रहा है, उसकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की हुई हैं, मिलने ही नहीं दे रहे। फिर रिपोर्ट कहती है जी इमरान खान साहब की एक आंख ठीक होगी। भाई एक आंख तो उनकी पहले ही ठीक थी, एक आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, दूसरी आंख में एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आंख अब ठीक है। लेकिन एक आंख जो दूसरी है उसके बारे में रिपोर्ट में बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, वो आंख कितनी ठीक हुई, उससे इमरान खान साहब देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान की बहन ने कहा था कि मेरे भाई ने बताया, जो पैगाम भेजा कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उस आंख से इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम क्या कहती हैं जरा ये आप सुनिए। लेकिन रिपोर्ट के अंदर पहले एक तजाद है, एक खराबी है रिपोर्ट में, तजाद में आपके सामने रख देता हूं। रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बार बार यह कहता है कि अखबार भी है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, सारा कुछ फराहम किया जा रहा है, जबकि जो डॉक्टर की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 1 अगस्त को और 10 अगस्त को उन्होंने तजवीज़ किया डॉक्टर ने कि इमरान खान साहब को अखबार, टीवी और किताबें फराहम की जाएं, बीवी और फैमिली से मुलाकातें ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएं। आप अंदाजा करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब से, इसीलिए उन्होंने इस्तिस्ना लिया, इसीलिए उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन ली। उन पे खौफ तारी है, वो बहुत ज्यादा खौफजदा है इमरान खान से, तो वो मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको, खा तो वो जाएगा आप सबको, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर ले, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुज़दिल ये ताना देता है ना कि इमरान खान ने जेल बहादुरी से नहीं काटी, तो वो 10 दिन ऐसे गुजार के दिखाए। आसिम मुनीर साहब जितने इमरान खान साहब ने महीने गुजार दिए ना, इतने दिन वो कैद तन्हाई में रह के दिखाएं, उनको लग पता जाएगा कि ये होता क्या है। ये इतनी बड़ी अजियत है। मैंने ये टाइम गुजारा ना, मैं जानता हूं।
तो इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, ये रिपोर्ट उसका बहुत थोड़ा सा अदा कर रही है। जो इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली के पास है, जो इंफॉर्मेशन उनकी पार्टी के कुछ लोगों के पास है, या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो इससे कहीं ज्यादा। आप अंदाजा करें, जो रिपोर्ट आई है ना, ये तो बहुत ज्यादा चेक होता है इन रिपोर्ट्स के ऊपर। ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये तो बड़ी सेंसर्ड किस्म की रिपोर्ट होती है। तो असल हकायक इमरान खान के साथ क्या होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग को जर्नैलों ने मारा था, उन्होंने मुकदमात बनाए थे, और आज वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जर्नैलों के साथ मिलकर कौम के सबसे मकबूल लीडर को मार रही है। एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से मसला क्या है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का मसला यह है कि वो उनसे टूटा ही नहीं। उन्होंने कैद में डाला, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी सियासत तबाह कर दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी, वो बर्दाश्त कर गया। उसके खानदान को अजियतें दी, वो भी बर्दाश्त कर गया। उसे कैद तन्हाई में डाल दिया, वो भी बर्दाश्त कर गया। अब ये उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। याद रखिएगा, आप निकाल के पढ़े, मोहम्मद मुर्सी के साथ मिस्र में यही कुछ हो रहा था 2013 से 2019 तक। एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा था। इसी तरह खबरें बाहर निकाली जाती थी, बताया जाता था कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बीच में से खबरें बाद निकाली गई कि वो मर गया, पब्लिक का रिएक्शन चेक किया गया। ये बहुत सारा कुछ उससे मिलता जुलता पाकिस्तान में हो रहा है। और ये काम तेज होता है तब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाकर मिलते हैं फील्ड मार्शल सीसी को, जो अब सदर बना हुआ है वहां पे मिस्र में। 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात करते हैं। उसके बाद से इमरान खान साहब कहते तन्हाई में वही फार्मूला अपना लिया जो मुर्सी के खिलाफ अपनाया था सीसी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वही फार्मूला अपना लिया इमरान खान के खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा, ना ये मिस्र है और ना इमरान खान मोहम्मद मुर्सी है। यहां पाकिस्तानी रहते हैं, ये नथ डाल देंगे, लग पता जाएगा आपको कि होता क्या है। इमरान खान सारा कुछ बर्दाश्त कर गया। वो दवाइयां कौन सी हैं जो इमरान खान को दी जा रही, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मुझे इन्होंने पता नहीं क्या कुछ खिला दिया, मैं बोल ही नहीं पाता था, मैं चल ही नहीं पाता था, मैं डिस्टेंस को और स्पीड को मैनेज नहीं, कोई बॉल मेरी तरफ फेंकता था मैं कैच नहीं कर पाता था। अजीब किस्म के इश्यूज हो गए थे मेरे साथ, वो इतने ज्यादा थे, उसके ऊपर मैं किताब लिख सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। तो इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे होंगे, ये सोचिए आप। मेरे जैसे एक आम आदमी के साथ इन्होंने इस लेवल के तजर्बे कर दिए, तो ये इमरान खान को तोड़ने के लिए किस लेवल तक जाएंगे, आप इसके बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए। उस तकलीफ का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिससे इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है। इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर ये मुझे कैद तन्हाई में डाल दे, क्योंकि इमरान खान को आइडिया था कि ये मुझे कैद तन्हाई में डालेंगे। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था कि अगर कैद तन्हाई में डालें तो आपने क्या कहना है, क्या करना है। सीनियर वकला की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि ये मुझे तनहा करने लगे और मेरी मुलाकातें बंद करने लगे और आप लोगों ने सूबा बंद करना है। और इसके कई सीनियर वकला गवाह हैं इस बात के। सुहेल अफरीदी वजीर आला नामजद हो चुके थे जब इमरान खान ने यह बात कही थी, और जब उनसे सवाल किया गया कि खान साहब ने यह बात कही, खान का पैगाम सुहेल अफरीदी को पहुंचाया गया, तो सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त क्या कहा था, उन्होंने कहा था मैं सूबा बंद करूंगा अगर ये कहते तन्हाई में डालते हैं तो। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, इससे पहले उनकी आंख वाली रिपोर्ट सामने आ गई, तो एक इंडोर एहतजाज हमने देखा। मेरा सवाल यह है कि एक के बाद एक इमरान खान साहब के हवाले से झटके दिए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की बेनिफिशरी है और जो हुकूमत उनके वोटों पे बनी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब वो इमरान खान की बात माने? देखिए, ये इमरान खान ने कहा था कि आपको सूबा बंद करके पूरा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, सुहेल अफरीदी के ऑर्डर की हैसियत क्या है जरा आप ये देख लीजिए। कल सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आप ये नाके शाके हटा दें और ये नाके मुझे नहीं चाहिए और मेरे जाने से पहले हटा दें। तो बन्नू से मीरान शाह रोड जो था उसे खोल लिया गया था, कल वो नाके वाके हटा दिए गए थे। तो वजीर आला को वीडियो भिजवा दी गई और दोबारा से इस रोड को बंद कर दिया गया। ये वीडियो जारी की है मोहम्मद फहीम साहब ने, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो देखें ना, फहीम साहब ने ये अब खबर जारी की है, इसमें बताया जी ये रोड इन्होंने खोल दिया था अवाम के एहतजाज पर वजीर आला के कहने पर, लेकिन अब जब वजीर आला को वीडियो भेज दी गई तो उसके बाद रोड दोबारा बंद कर दिया गया। तो ये हैसियत पैदा कर, अच्छा इन लोगों को, चले इमरान खान को तो निकाला, लाकर मुसल्लत किन नमूनों को किया आप ये देखें। जो साइंसदान लाकर मुसल्लत किए उनका बेड़ा ही गर्क है। उन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इदारों की भी बदनामी की और पाकिस्तान की भी बदनामी कर दी। वो शहबाज शरीफ जैसा बंदा लाकर बैठा दिया सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी हर बात मानेगा।
अब उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है कि कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं और कर्जों से मुनाफा कमाती हैं। और भाई कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो तरक्की करती हैं, जो तरक्कियाती मंसूबे लगाती हैं, जो अपने लोगों को अपलिफ्ट करती हैं, अपने लोगों को तालीम और शऊर के मैदान में आगे लेकर जाती हैं। तुम लोग तो कहते हो कि शऊर से पेट नहीं भरता। जब तक कौम में शऊर नहीं होगा कौम आगे कैसे बढ़ेगी? तालीम और शऊर के साथ कौम आगे बढ़ती है। तुम कहते हो शऊर से पेट नहीं भरता। तुम कहते हो कर्जे लेकर जनाब हम कौमें आगे बढ़ती हैं। भाई कर्जे लेकर तुमने तामीरात में लगाना था, मुल्क को आगे बढ़ाना था। अगर करना था तो फिर कर्जे उतारने थे। लेकिन कर्जे लेकर तुम लोग कभी जहाज ले लेते हो, कभी गाड़ियां ले लेते हो, कभी गैर मुल्की टूर्स पे निकल जाते हो, कभी आईपीपी जैसे घटिया मंसूबे लगा देते हो कमीशन के लिए। ये जो आईपीपी के मंसूबे हैं ना, इस पे सजाए मौत होती है अगर कोई भी मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो। सारी जिंदगी के लिए जेलों में डाल देते सारे सारे टब्बर को उठा के कि ये तुमने क्या किया पाकिस्तान के साथ। एक एक लिंक ढूंढ लेते वो लोग कि जनाब कहां से पैसा कहां गया, किस मुल्क में गया, कैसे गया और किसने ये पैसा खाया। लेकिन आईपीपी जैसा घनौना जुर्म करने के बावजूद लाकर इनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अब वो कौम को बता रहा है जनाब कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं। सारा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अब DGISPR को एक वार्निंग जारी की है। मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता परपुर्जे निकल रहे हैं, लेकिन ये इजाजत के साथ निकलते हैं। तो सईद गनी ने कहा जी कि सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लें सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। ISPR का यह काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने चाहिए या नहीं। और भी बहुत सारे काम है जो तय नहीं कर सकते। आपका फॉर्म 47 भी उन्होंने जारी किया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने, इन जर्नैलों ने आपको फॉर्म 47 दिया ना। तो जब आप उनसे फॉर्म 47 लेंगे, जब आप उनसे अपना सदर बनवाएंगे, जब आप उनसे अपना वजीर आला बनवाएंगे, जब आप उनके साथ मिलकर एक जाली हुकूमत कायम करेंगे, 17 सीटों से 2/3 अक्सरियत तक आप लेकर जाएंगे, जब आप उनसे मिलकर सारा कुछ लेंगे तो फिर वो आपके फैसले भी करेंगे बैठ के। ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। जब आप उनसे एहसानात लेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी भी आप पे मुसल्लत करेंगे। पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी औकात भी साथ साथ याद रखनी चाहिए। अगर तो इनकलाब लेकर आना है ना तो फिर बेनजीर भुट्टो बनकर दिखाएं, जुल्फिकार दी भुट्टो बनकर दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके बस की बात रही नहीं। बिलावल को एक जाली इनकलाबी बनाया जाएगा, क्योंकि अब खबरें फैलाई जा रही हैं। वो बशर लुकमान ने भी खबर दी थोड़े दिन पहले कि बिलावल नाराज होकर जा रहा है और लंबी छुट्टी पे जा रहा है, वो सियासत से अपने आप को दूर कर रहा है। तो ये सारी कहानियां हैं। करेंगे ये कि जरदारी साहब मफामत की पॉलिसी जारी रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे जो उन्होंने कहा, और बिलावल को इस बहाने के साथ बाहर कर दिया जाएगा जो मुझे लगता है इस बयानिए के साथ कि जनाब वो नाराज हो गया, वो तो मुजामत करना चाहता है। और फिर जब कोई अगला टास्क आएगा या इलेक्शन आएगा तो बिलावल को रीलॉन्च कर दिया जाएगा बतौर एक इनकलाबी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये टोटल औकात है इनकी। ये गुड कॉप बैड कॉप हमेशा ये शरीफ बरादर खेलते थे, अब ये जरदारियों ने भी सीख लिया है। बहरहाल भुट्टो की तो सियासत तो खत्म हो गई, अब जरदारियों की सियासत है। और जरदारियों की सियासत में अभी तक तो 2 नंबरी नजर आई है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।